जय हिंद साथियों। बिहार फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा जो कि 16 दिसंबर 2020 को प्रथम पाली में हुआ था, तो आज की इस वीडियो में उसी ओरिजिनल पेपर को कवर करेंगे। और दोस्तों, बिहार फॉरेस्ट गार्ड में नई भर्ती आ रही है, तो आप सभी प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व करें। इससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस लेवल का और किस तरह के प्रश्न पूछे आते हैं। तो चलिए आज हम लोग सभी 100 प्रश्नों का विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन से हैं? आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य झारखंड है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरे स्थान पर कौन आता है? उड़ीसा। और छत्तीसगढ़ जो है तीसरे स्थान पर आता है। सभी को ध्यान रखेंगे। और कोयला की बात करें तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट होता है। चलिए आगे देखिए। बिहार के खाली स्थान जिले में नागी बांध स्थित है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो देखिए, बिहार के किस जिले में? तो बिहार के जमुई जिले में नागी बांध स्थित है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा उद्देशिका। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा बताया था, लेकिन सिर्फ संविधान की आत्मा पूछे तो उद्देशिका। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा बताया था। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देना महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये जो कानून अधिनियम है कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है और जिस समय एग्जाम लिया गया था उस समय का करंट अफेयर्स है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण, ये उद्देश्य था हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य, और ये जारी किया गया था 2020 में। निम्नलिखित में से किस सेलिब्रिटी को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना को। चलिए आगे देखिए। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ पर स्थानांतरित किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था। चलिए आंसर बताएंगे। तो याद कीजिए, हमने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। मीर कासिम की बात करें तो 1760 में ये बंगाल का नवाब बना था। निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां ये जम्मू कश्मीर में निवास करती है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में गुज्जर एवं
बकरवाल जनजातियां निवास करती है? वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, वन स्टॉप सेंटर योजना जो है सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन, सखी केंद्र के रूप में। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इसके बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 61 में। आगे देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। इन चारों ऑप्शन में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? तो यहाँ पर सही जवाब है दमन और दीव। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, दमन और दीव। कितना था? तो याद रखिएगा, यहाँ पर लिंगानुपात 618 था, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 618। अब देखिए, यहाँ से बिहार का लिंगानुपात भी पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए बिहार का लिंगानुपात कितना था? तो 918। ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य पूछे केरल, तो कितना? तो 1084। आगे देखिए, 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो देखिए, ये प्रक्षेपित किया गया था यूएई के द्वारा। तो यहाँ पर सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए, यूएई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। याद रखिएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। आगे देखिए, आयुर्वेद के महान विद्वान जो कि चरक है, किस राजवंश के शासन काल से संबंधित था? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक, और चरक ने ही चरक संहिता की रचना की है। पूछा जाता है चरक संहिता की रचना किसने की? तो चरक ने। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? अब देखिए, यहाँ से आपको आत्मीय सभा ब्रह्म समाज सभी को बता देते हैं। तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 में किया था किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। फिर इन्होंने ही 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। अब यहाँ से प्रश्न बनता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, दयानंद सरस्वती जो कि ऑप्शन ए में दिया है, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है। किसके द्वारा? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। सभी को ध्यान रखें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, जिसको मनरेगा भी कहा जाता है, इसके तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है इसमें। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ईगा स्वियातेक। इन्होंने 2020 का महिला एकल खिताब जीता है। और इन्होंने 2022, याद रखिएगा, 2022 में फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब भी जीता है। किन्होंने? तो ईगा स्वियातेक ने। ध्यान रखेंगे। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इसका सही जवाब है सूर्य सेन ने। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? और देखिए, इसमें हम प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब न्यू बैच स्टार्ट किया जाएगा उसमें प्रश्नों का पूरा डिस्कस होगा। तो भारत का उष्णकटिबंधीय
वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा फॉरेस्ट गार्ड के लिए। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, जबलपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय पूछे तो आपको आंसर करना है देहरादून, लेकिन भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान पूछे जबलपुर। और यहाँ से एक प्रश्न और याद रखिए, विश्व पर्यावरण दिवस भी पूछा जा सकता है। तो 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? देखिए दोस्तों, पंचायती राज सबसे पहले कब कहाँ पर लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में। कब? 2 अक्टूबर 1959 से। यहाँ पर बताना है कौन सी समिति जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। तो ये है दिलीप सिंह भूरिया समिति। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना का नाम सौभाग्य है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इस सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की गई थी। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? तो आतंकवाद जो है ये एक वैश्विक समस्या है। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका सही जवाब है मनोज सिन्हा। और वर्तमान में भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया था? तो इस प्रश्न को भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया है बिहार पुलिस के क्लास में। तो इसका सही जवाब है झेलम नदी के तट पर, याद रखिएगा। इस युद्ध में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ था। अब सिकंदर की बात करें तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो देखिए, जब आप लोग बिहार मैप को देखेंगे तो बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में आपको दिखेगा कौन सा जिला? तो याद रखिएगा किशनगंज, ये सबसे पूर्व का जिला है। सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो लिख लीजिए कैमूर है। और सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन है? तो गया। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? देखिए, मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसे भाग 3 में रखा गया है। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कौन सा हटाया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकारों को हटाया गया। कौन से संशोधन से? 44वां संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। तो संरक्षक पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था? तो उस समय का करंट अफेयर्स है, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। चलिए आंसर बताएंगे, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए। और देखिए दोस्तों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो यहाँ पर सही जवाब है संविधान के संशोधन में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के पास संविधान के संशोधन करने के मामले में लोकसभा के बराबर अधिकार है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न पूछा गया था। चलिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी पूछा जाता है, तो एलिजाबेथ प्रथम थे, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? तो याद रखिएगा सूरत में। कब? तो 1608 में। सभी को ध्यान रखें, 1602 में
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। आगे देखिए टोबा झील कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों टोबा झील ये स्थित है कहाँ? तो याद रखिएगा सुमात्रा में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और टोबा झील यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है। आगे देखिए अब ये मैथ्स के प्रश्न हैं। दो अपक्षपातपूर्ण यानी कि बिना देखे सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है? बहुत ही सिंपल है। देखिए इस सेट में मैथ्स के जितने भी सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं हम आपको सॉल्व करा देते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस है यानी कि जिनको बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है उसका सॉल्यूशन पीडीएफ में दे दिया गया है। जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तब देख सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए इस प्रश्न को बता देते हैं। तो देखिए दो सिक्कों को बिना देखे उछाला गया है, इसमें आपको बताना है कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए जब आप लोग दो सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या संभावनाएं बन सकते हैं, चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। तो देखिए जब आप दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है पहले सिक्का में हेड आ जाए, दूसरे सिक्का में टेल, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले में टेल दूसरे में हेड। तीसरी संभावनाएं क्या बन सकती है कि दोनों में टेल आ जाए, और चौथी संभावनाएं हो सकता है दोनों में हेड आ जाए। तो यहाँ पे पूछा गया है कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है, यानी कि यहाँ पे हेड बताना है, एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी संभावनाएं में हेड है। तो देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे देखिए इसमें भी है, लेकिन ये जो है इसमें सिर्फ टेल है, इसमें हेड नहीं है। तो कुल संभावनाएं जो है देखिए 1 2 3 4 है। तो आपने अगर प्रायिकता पढ़ा होगा तो नीचे तो 4 होगा ही, क्योंकि ये कुल संभावनाएं हैं, और जो प्रायिकता घटेगी उसको ऊपर लिखते हैं। तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, तो देखिए इसमें भी एक चित है, इसमें भी एक चित है, और इसमें भी एक चित है। तो इसका आंसर जो होगा 3/4 हो जाएगा। तो आंसर देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है 3/4। आज मंगलवार है, 79 दिन के बाद क्या होगा, इसका भी सॉल्यूशन पीडीएफ में दे दिया गया है। इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा, अगर आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद भी मंगलवार ही होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आगे देखिए सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। देखिए एक पेड़ में हमेशा क्या होते हैं, देखिए इसमें रीजनिंग के भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो शाखाएं, पत्ते, जड़ें या फल। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एक पेड़ में हमेशा क्या होगा। तो याद रखिएगा हमेशा जड़ होगा, बिना जड़ का वो पेड़ होगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए 34 नंबर भी मैथ्स के प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में मिल जाएगा। इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा 54 दिन। ये भी देखिए मैथ्स के प्रश्न है। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। देखिए इसके सॉल्यूशन जो है इसमें लॉन्ग बताया गया है, इसका ट्रिक बता देते हैं। देखिए जब भी n तक प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो n + 1/2 होता है। अब n के स्थान पर जितना पूछा गया है रखना है। जैसे प्रथम 11 पूछा गया है तो n के स्थान पर क्या हो गया 11, तो 11 + 1/2, तो 11 = 12/2 यानी कि 6। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन 6। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है, n + 1/2। 36 नंबर देखिए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है, P × Q का मतलब Q, P का पति है। देखिए क्या पूछा गया कि P × Q का मतलब जो है Q, P का पति है, P + Q का मतलब Q, P का भाई है, और P भाग Q का मतलब P, Q का पिता है, और P - Q का मतलब P, Q की माता है। तब निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बनेगा। तो इसका आंसर बता देते हैं। ये बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इसका भी सॉल्यूशन पीडीएफ में है। यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, ध्यान से देखिए, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बनेगा और दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाएगा तो इस प्रकार अन्य भी तो दक्षिण क्या बनेगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण जो है उत्तर पूर्व बनेगा। एक दिन में घड़े की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है।
तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में 22 बार मिलती है। 39 नंबर में देखिए ऋणात्मक पद यानी कि एपी का सवाल है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर -3 होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। 40 का आंसर बता देते हैं, इसका सही जवाब है 60 मीटर। 41 का आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14। 42 का आंसर क्या होगा? देखिए ये रीजनिंग के प्रश्न है और इसको बता देते हैं। 5, 10, 15, 25, 40, तो इसके बाद अगला स्थान क्या होगा? तो देखिए 5 से जो 10 बना है इसमें +5 को ऐड करने पर बना है। फिर 10 से जो 15 बना है इसमें भी +5 को ऐड करने पर बना है। फिर 15 से जो 25 बना है इसमें 10 ऐड करने पर बना है। फिर 25 से जो 40 बना है इसमें 15 ऐड करने पर बना है। अब इस पैटर्न को ध्यान से समझते हैं। देखिए +5 +5 +10 +15, ये क्या कहना चाह रहा है? तो देखिए पहले बार में 5 जोड़ा तो 10 बना, फिर 10 में 5 जोड़ा तो 15 बना। तीसरे बार में क्या किया गया है? इन दोनों को जोड़ दिया गया है, यानी 5 5 10 और फिर 15 में 10 को जोड़ दिया तो 25 बन गया। 25 से फिर 40, 15 जोड़ने पे बना, तो 15 कैसे बना है? तो 10 और 5 फिर से एक पीछे हो गए तो ये 15 बन गया है। और अब की बार फिर क्या होगा 40 के बाद? तो 15 और 10 को जोड़ेंगे यानी कि 25, तो 40 में 25 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 65। यानी कि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, पहले बार में 5 जोड़ा गया है, दूसरे बार में इसी 5 को जोड़ा गया है, तीसरे बार में इन दोनों को मिलाया है, चौथे बार में फिर इसको मिलाएगा, पाँचवें बार में फिर जो आगे बनेगा 15 और जो भी आगे हो उसको जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह आंसर होगा 65। ये भी देखिए मैथ्स के प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है। दोनों पर आप क्या कीजिए, वर्क कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बता देते हैं। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4 आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों पर आपको स्क्वायर करना है। 44 नंबर देखिए, ये रीजनिंग के प्रश्न है। सभी चित्र को आप सभी ध्यानपूर्वक देखिए। पहले चित्र में ये जो सिंबल है कुछ इस तरह से ऊपर है। दूसरे इमेज में देखिए पहले सिंबल इस तरह से था तो यहाँ पर आ गया इस तरह से। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल को लगभग कवर किया है और क्लॉकवाइज में घूम रहा है। फिर चलिए तीसरे चित्र में देखते हैं। तो यहाँ पर था और ये आ गया यहाँ पर। तो अगर यहाँ से यहाँ आता तो होता 90 और फिर 90 से यहाँ पे आया है तो ये 45, यानी कि सभी जो ये लाइन है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो प्रारंभ में यहाँ से यहाँ आया तो 90 डिग्री कवर किया। फिर यहाँ से यहाँ जो बना तो 90 और 45 को ऐड कीजिए तो 135। चलिए पहले 90 फिर 135, देखिए कितना का गैप है? तो 45 डिग्री का अंतर है। चलिए तीसरे इमेज को भी देख लेते हैं ध्यानपूर्वक। तो तीसरे इमेज में देखिए कुछ इस तरह से सिंबल था, तो चौथे इमेज में इस तरह से हो गया, यानी डायरेक्ट ये 180 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं 180 डिग्री। अब देखिए 135 से 180, ये भी 45 पे बना है, यानी कि हमको पैटर्न समझ में आ गया है। सभी में 45 को ऐड करना है। अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ पे आना है तो 180 में अगर 45 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 225। फिर अगर यहाँ से यहाँ पर आना है तो यानी कि 225 में हमको जोड़ना है कितना? 45, तो कितना हो जाएगा ये? 270। अब चलिए इमेज कुछ इस तरह से है और 270 आपको इसको आगे करना है। तो अगर इमेज इस तरह से है और नीचे डायरेक्ट ले आएंगे तो ये 180 का कवर करेगा यहाँ पे, तो हमको 270 करना है, 180 हो गया। फिर अगर हम 90 और जोड़ दें 180 में तो कितना होता है? तो देखिए 180 में आपको 90 जोड़ना है तो ये कितना हो जाता है? 270। तो यानी कि आपका सिंबल जो है कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पे 180 बन रहा है, अगर यहाँ पे ला दें तो ये बन जाएगा 270, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या की बात करें तो 52 होती है और 52 पत्तों में जो चित्र वाले पत्ते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम, इन सभी के 4 पत्ते होते हैं, यानी बादशाह के 4, बेगम 4 और गुलाम 4। तो चित्र वाले पत्तों की संख्या टोटल 12 और यहाँ पे निकालना है चित्र वाले ताश के पत्ते की प्रायिकता। तो 12 बटे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 52। अब इसको काट दीजिए, 4 से 3 बार में ये कटेगा
और ये कट जाएगा आपका 13, यानी कि इसका आंसर जो आएगा 3/13। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। B2CD खाली स्थान, BC/D4, B5CD, BC/6D। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 है, 4, 5, 6, यानी कि संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो 2 के बाद यहाँ पे 3 आएगा। अब चलिए बात करते हैं 3 कहाँ पर होगा। तो यहाँ पे इस पैटर्न को समझते हैं। देखिए सबसे पहले 4 देखिए कहाँ पर है, डी में है। तो उसके बाद 4 के बाद 5 होगा। तो 5 कहाँ पे लिखा गया है, बी में। फिर 5 के बाद क्या होगा, 6 होगा। तो देखिए 6 कहाँ पे लिखा गया है, सी में। यानी एक एक अक्षर को छोड़ रहा है, यानी कि पहले डी में, फिर से शुरुआत हो गया बी से, फिर सी में, फिर डी में, फिर से बी सी डी। इस तरह से पैटर्न चल रहा है। तो शुरुआत में देखिए 2 कहाँ पे है, बी में है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। फिर क्या आएगा, 3 आएगा। फिर उसके बाद डी। तो इस तरह से कुछ पैटर्न चलेगा। यहाँ पे आंसर बी होगा। फिर उसके बाद देख लीजिए 3 के बाद 4 होगा। तो 4 यहाँ पे डी पे होगा जो कि दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। आगे देखिए ये भी मैथ्स के प्रश्न है, इसका आंसर बता देते हैं। 20 दिन होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 48 का आंसर क्या होगा, तो 48 का आंसर होगा 4800। 49 में देखिए ये भी रीजनिंग के प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए सभी चित्र को। तो देखिए सभी चित्र को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें जो रोटेशन हो रहा है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में, और प्रत्येक में 90 डिग्री पर ये घूम रहा है। देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे है, 1 पॉइंट इस तरह से है। दूसरे चित्र में देख सकते हैं ये 2 पॉइंट यहाँ पे आ गया है, तीसरा यहाँ पे आ गया। फिर तीसरे चित्र में देखिए ये 2 यहाँ, फिर चौथे में क्या होगा, यहाँ पर होगा। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 49 का डी ऑप्शन। देखिए इसमें दिया हुआ है। ये भी मैथ्स के प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा, 25%। सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब यहाँ 51 से लेकर 55 नीचे दिए गए आलेख पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर बताना है। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है और सभी यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, 55 तक है। तो इसका भी सॉल्यूशन PDF में है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग कवर करते हैं 56 नंबर से। देखिए निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, और 1 बार भौतिक के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। तो कौन ऐसा व्यक्ति है, तो याद रखिएगा ये है ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, बी। मूली एक स्थानांतरित क्या है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मूली एक स्थानांतरित क्या है, तो याद रखिएगा जड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है, तो दोस्तों विषाणु जनित रोग है एड्स, जिसको वायरस भी कहा जाता है। एड्स जो है वायरस से होने वाला रोग है। प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये HIV वायरस से होने वाला रोग है। चलिए आगे देखिए, निम्न जंतुओं में कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में 1 से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है, तो ये कौन सा जंतु है, ये है गोरैया। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत बताना है किसे कहते हैं, वह ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकता तथा जिसे नवीनीकृत किया जा सके, वह क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और इसका उदाहरण क्या है, तो वायु हो गया, सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। जबकि पेट्रोल, कोयला, तेल, ये सभी क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन, नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। यानी कि हमारा सूर्य जो है और तारे जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं, तो इस 3R में कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ पे देखिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है,
तो ये भी बहुत ही सिंपल है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है और मेंडल को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है यानी कि एसिड रेन? तो बहुत ही सिंपल है। एसिड रेन होने का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या दिखे दिया है SO2 और NO2, यानी कि ये सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है और अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। ये भी सिंपल प्रश्न है। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया जो है ये बनाई जाती है हैबर विधि से। आलू का कंद एक रूपांतरित क्या है? तो आलू का कंद एक रूपांतरित ये क्या है? तो ये तना है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? देखिए, पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन अम्लीय माध्यम में शीघ्रता से नाइट्रेट आयन द्वारा मुक्त होता है। तो सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है और ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना के कारण ही पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग। और यहाँ से पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, आपको ऑप्शन चुनने के लिए देता है कि इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो लिख लीजिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो देखिए दोस्तों, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान अधिक होता है और न्यूनतम पूछे आयतन, तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है और इसी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। दोनों को ध्यान रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है? तो इसका सही जवाब क्या है? 1.5 ppm। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है सैलिसिलिक एसिड, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, याद रखिएगा। और एस्पिरिन का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है C9H8O4, ये एस्पिरिन का सूत्र है। और एस्पिरिन क्या है? यह ज्वर नाशक तथा पीड़ा नाशक होता है। कार्बोनिक अम्ल कौन सा है? तो कार्बोनिक अम्ल का सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, C6H5OH, ये कार्बोनिक अम्ल का सूत्र है। एसिटिक एसिड का सूत्र पूछा जाता है तो नोट कर लीजिए CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का सूत्र है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन लेयर जो है वायुमंडल के किस परत में मिलता है? तो समताप मंडल में। सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो सामान्य नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? चलिए 75 के लिए आंसर बताएंगे। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई वंश नहीं होगा, जाति होगा। और वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टैक्सोनॉमी, इसे भी याद रखिएगा।
टैक्सोनॉमी के अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण का जनक अरस्तु को और आधुनिक वर्गीकरण का जनक कार्ल लिनियस को माना जाता है, कैरोलस लिनियस को। पसीने से सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है, तो पसीने में कौन सा खनिज लवण होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड नामक खनिज होता है। और पसीने में 90% क्या होता है, वाटर होता है यानी जल। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है। तो रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह पूछा जा रहा है, कौन सी रक्त वाहिका में होती है। तो सही जवाब है इसका शिरा में। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है। यहाँ पे 78 नंबर छूट गया। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो वायुमंडल की जो आयन मंडल परत है रेडियो संचार में मदद करती है। तो सही जवाब है आयन मंडल। और आयन मंडल जो है वायुमंडल की ये चौथी परत है। वायुमंडल में टोटल 5 परत है। सबसे पहली परत का नाम क्षोभ मंडल है, फिर उसके बाद समताप मंडल आता है और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर मिलता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है। सबसे पहले देखिए, क्वथनांक किसे कहते हैं, जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलता है उसे उसका क्वथनांक कहा जाता है। और क्वथनांक जो है दाब का समानुपाती होता है। तो अगर यहाँ पे क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ, तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। किसी पदार्थ का क्वथनांक जो है दाब अगर बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा, क्योंकि क्वथनांक दाब का समानुपाती होता है। दाब का एसआई मात्रक पूछे क्या होता है, तो पास्कल। और पास्कल को इस तरह से भी लिखा जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी दाब का एसआई मात्रक है। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। तो देखिए, द्विबीजपत्री पादप का जो पर्ण होता है ये होता है पृष्ठाधारी। अब यहाँ से हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं आपके एग्जाम में 20 प्रश्न हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, आगम शब्द का जो अनेकार्थ शब्द होता है, देखिए क्या क्या होता है, आना होता है, आगम मतलब ज्ञान भी होता है, शास्त्र भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा समूह होगा, आना, ज्ञान, शास्त्र। निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो बसंत का पर्यायवाची कलानाथ नहीं होता है। कलानाथ जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब है मेदिनी। ये धनुष का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखेंगे। धनुष का पर्यायवाची क्या क्या होता है, कोदंड, पिनाक, सारंग। और मेदिनी जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का अन्य पर्यायवाची शब्द भी है, जैसे धरा हो गया, क्षिति, वसुधा, वसुंधरा, ये सभी क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची है। कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखिए अनुलोम प्रतिलोम ये सही है। सामिस निरामिस ये भी सही है। आचार अनाचार ये भी सही है, लेकिन अंतर अंदर नहीं होता है। अंतर अंदर या विलोम शब्द युग्म ये गलत है। अंदर का विलोम होता है बाहर और अंतर का होता है बाह्य, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या है। देखिए हिंदी व्याकरण से बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं। तो अमित शब्द का विलोम क्या होता है, सही जवाब है परिमित, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। कुलांगर शब्द के उचित वाक्यों का चयन कीजिए। तो कुलांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, अपने ही कुल का नाश करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को कुलांगर कहा जाता है। तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है वैमनस्य, ये क्या है, शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है। तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है परिणति।
जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रणाम भी गलत है क्योंकि प्रणाम इस तरह से होता है, आप सभी जानते हैं। पृथक इस तरह से होता है, ये सभी गलत है। निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और विलोम से, तो नाव का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तड़ाग, ये नाव का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखेंगे। नाव का होता है नौका, जलयान, तारिणी, ये सभी नाव के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए वयस्क, ये सही लिखा गया है, बाकी ये सभी गलत है। निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम क्या होगा? तो व्यक्त का विलोम होता है लुप्त, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। गौरव शब्द का विलोम क्या है? चलिए आंसर कीजिए। तो गौरव शब्द का विलोम होता है लाघव, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चेतन का विलोम क्या होता है? जड़। वीर का विलोम क्या होता है? कायर। और लघु का विलोम क्या होता है? गुरु, ज्येष्ठ, दीर्घ। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन से हैं? तो सबसे पहले समझ लीजिए संकर शब्द क्या है। तो देखिए, ऐसे शब्द जो हिंदी और किसी अन्य भाषा के शब्दों को मिलाकर बनाया गया है उसे ही संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी की बात करें तो इसमें रेल जो है अंग्रेजी शब्द है, जबकि गाड़ी जो है हिंदी शब्द है। तो ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो आंसर क्या होगा? रेलगाड़ी संकर शब्द है। किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची है? तो देवता के पर्यायवाची क्या क्या है? देखिए, देव, सूर और अमर, ये सभी देवता के पर्यायवाची है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऊर्ध्वतन शब्द किसका तत्सम रूप है? तो ऊर्ध्वतन शब्द ये जो है उबटन का तत्सम रूप है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। बाकी हल्दी की बात करें, हल्दी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनाना है तो क्या होगा? हरिद्रा। तत्सम के जो शब्द होते हैं प्रायः संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम, तो हल्दी का तत्सम क्या होता है? हरिद्रा। अब देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 96 से लेकर 100 तक आपको इसी गद्यांश को पढ़कर आंसर बताना होता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से दिया हुआ है 96 नंबर से, शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसी गद्यांश से निकाला गया है शोकाकुल शब्द, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो शोक जोड़ आकुल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लिच्छवियों को भिक्षा पात्र स्मृति स्वरूप देने के पीछे क्या कारण था? जब आप इसको पढ़िएगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही जवाब है लिच्छवियों के प्रति स्नेह भाव था। तथागत का समानार्थी शब्द क्या है? तो तथागत का समानार्थी शब्द हो जाएगा यहाँ पे बुद्ध। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तथागत अपने शरीर को अधिक चलाने के पक्ष में क्यों नहीं थे? तो गद्यांश से आंसर आपको बताना है, इसका आंसर बता देते हैं। तथागत निर्वाण प्राप्त करने के लिए शरीर को नहीं चलाना चाहते थे। आखिरी प्रश्न है, तथागत और आनंद के बीच कौन सा रिश्ता था? तो यहाँ पर देखिए, अगर गद्यांश को पढ़ेंगे तो तथागत और आनंद के बीच जो है गुरु शिष्य का रिश्ता था। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो ये पेपर थे बिहार फॉरेस्ट गार्ड 20 दिसंबर 2020 का, सॉरी 16 दिसंबर 2020 का ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। इसका सेकंड शिफ्ट का भी पेपर है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसको भी करा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। और आप सभी सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें।